हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग, सब ठीक ठाक। फ्रेंड मैंने आज जैसे आपको आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं बेसिस ऑफ क्लेम के ऊपर जो है ना एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। जो मैंने आपको याद होगा जब आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बीओसी फॉर्म को फिल करने का तरीका बताया था, तो वहाँ पे कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था सी नरेशन, सी नरेशन, सी द नरेशन, ये लिखवाया था। आपको याद होगा, आप नहीं, कोई याद नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लें जो बीओसी के ऊपर बनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यही वो क्लेम है जिसके ऊपर आप अपना जो है ना कनाडा में रेफ्यूजी क्लेम करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये जो है ना उसी की जो है ना समझ लें आप सेकंड पार्ट है। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आपने अपना जो बीओसी फॉर्म में जो डिटेल लिखनी है वो किस तरह लिखनी है, और उसमें जो है ना किन किन बातों का ख्याल रखना है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अक्सर। फ्रेंड देखें, आपने जहाँ पे मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको हर जगह बीओसी फॉर्म में बताया था कि सी द नरेशन लिख लेना है। जहाँ पे भी वो आपसे किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, सी द नरेशन लिख लेना है आपने। ठीक है, अच्छा फ्रेंड, वो लिख के आपने फॉर्म फिल कर दिया, कंप्लीट हो गया। अब आपने जो है ना एक वर्ड खोल लेना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो उस पर फ्रेंड आपने जिस तरह ये मैंने टाइप किया है ना, इस तरह अपने जो है ना अपना जो है ना डिटेल लिखनी शुरू करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है बेसिस ऑफ क्लेम, कि ये बेसिस ऑफ क्लेम है। ठीक है, आप अपना नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक फर्जी नाम लिख दिया। ठीक है, और ये यूसीआई नंबर लिख दीजिएगा। यूसीआई नंबर आपको पता है क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, आप चेक भी कर सकते हैं। है ना, आप पिछली वीडियो में उठा के चेक भी कर सकते हैं कि यूसीआई नंबर। ठीक है ना, आपको मैं तो चलें जल्दी से बता दूं, जो आपको एयरपोर्ट पे जो पहला फॉर्म मिलता है उसके ऊपर यूसीआई नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अच्छा फ्रेंड, आपने यहाँ से शुरू कर देना है कि भाई माय नेम इज़ ए आर गुलाम, आपका जो भी नाम है वो लिख देगा। अच्छा, लिविंग है, मैं इधर इधर एबीसी मैंने लिखा है, यहाँ पे आप अपनी कंट्री का नाम लिख दिया कि मैं इस कंट्री में रह रहा हूँ और ये मेरा एड्रेस है। ठीक है, और कब से रह रहा हूँ, फ्रॉम बाय बर्थ या फ्रॉम 2 ईयर 10 ईयर, जितना भी आपका है वो आप लिख देगा। ठीक है, अच्छा फ्रेंड, थर्ड नंबर पे आप इसी तरह फ्रेंड लिखिएगा। ठीक है, पॉइंट पॉइंट कर करके, ताकि आपको भी याद रहे और जो पढ़े उसको भी समझ में आए कि क्या क्या आप बोलना चाह रहे हैं, क्या क्या बताना चाह रहे हैं। अच्छा फ्रेंड, और याद रखिएगा ये प्रोफेशनल तरीका है, बिल्कुल इसी तरह ही आपने लिख के देना है। और याद रखिएगा सब चीज़ कैपिटल में लिखिएगा, ताकि जो है ना आसानी रहे पढ़ने में भी हर किसी को। ठीक है, अच्छा, आई एम मैरिड, अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल लिख दीजिएगा, विद मैरिड हैं तो आप मैरिड लिखिएगा। आई एम मैरिड विद 2 किड्स एंड क्या कहते हैं, आपने अपने बच्चों की डेट उम्र बता देनी कितनी है, कि मैंने यहाँ पे जैसे एक फर्जी लिख दिया कि 1 5 ईयर एंड सेकंड इज 3rd ईयर। ठीक है, आपने ये लिख देना है। ठीक है, अच्छा, अब आपने अपने बारे में बताना है कि आपने क्या किया हुआ है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे भाई मैंने बीएससी बीसीएस किया हुआ है, और एबीसी यूनिवर्सिटी, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा जो भी है। यहाँ पे मैंने एबीसी लिखा है, जैसे इलाहाबाद में है तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद में इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश कोई से भी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम लिख देना है, और किस सन में किया है वो उसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अच्छा फ्रेंड, याद रख लीजिएगा ये 1990 में अगर आपने किया है वो लिख देगा, या जिस सन में किया है आप अपनी डिग्री उठा के या अपनी जो लास्ट एजुकेशन डिग्री है वो उठा के चेक करके उसमें जो डेट लिखी है उसी हिसाब से यहाँ पर डेट लिखिएगा। ठीक है, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि हाँ ये प्रूफ। ठीक है, अच्छा आगे आपने बताना है कि उसके बाद आपने क्या किया। आफ्टर एजुकेशन आई स्टार्ट वर्क विद एबीसी, आप अपने जो होगा जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे बिजनेस करते हैं, अगर आप तो अपने बिजनेस का नाम, अगर जहाँ पे काम करते हैं कहीं ऑफिस में तो उसका नाम बताना है। ठीक है, आपने जो है ना अपनी एजुकेशन के बाद जो है ना ये कंपनी ज्वाइन करी और किस सन में ज्वाइन करी यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड साल लिख देना है, मंथ चाहे तो मंथ भी लिख दें। ठीक है, किस सन में मैंने ज्वाइन करी। अच्छा, अब फ्रेंड आप ये तो आपके बेसिक चीज़ें होंगी। ठीक है, अब यहाँ से आप अपने फ्रेंड जो है ना ये टॉप पे आपने अपने बता दिया, अब नीचे अपने यहाँ से अपने बताना है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो फ्रेंड यहाँ से जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर फ्रेंड आप लोगों को समझाने के लिए ये कुछ चीज़ें लिखी हैं, आप के साथ जो प्रॉब्लम है आप वो बयान करिएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ड्यू टू पॉलिटिकल ओपिनियन, सम पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से, क्योंकि हम फ्रेंड रेफ्यूजी केसेस के ऊपर बात कर रहे हैं ना कि रेफ्यूजी केसेस किस तरह अप्लाई करेंगे, तो इसलिए मैंने ये जो है ना टॉपिक पे चुनाया आप लोगों को बताने के लिए। आपके पास जो टॉपिक हो आप वो उस हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, अच्छा चले मैं आपको बताता हूँ। ड्यू टू पॉलिटिकल ओपिनियन माई फैमिली इज फेसिंग सीरियस थ्रेट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स, यानी कि मेरी फैमिली एक पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से, आप बता सकते हैं डिटेल में, आप लिख सकते हैं कि हम इस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम
पाकिस्तान में है तो इस पार्टी से ताल्लुक है, इंडिया में तो ये है, तो हमें अपोजिशन की जो पार्टी है उससे खतरा है, या हमारे से कोई क्रिमिनल ग्रुप है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई क्रिमिनल ग्रुप है, उससे हमारे को नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, जो भी है आप अपनी चीज़ बता सकते हैं इसमें कि क्या मसला है, आपको क्या थ्रेड है, ठीक है। अच्छा, और याद रखिएगा ये भी साथ में बताइएगा कि कब से थ्रेड है, ठीक है, कब से, यानी कि अभी स्टार्ट हुआ है या बहुत पहले से था, ये भी आपने बताना है, ठीक है। अच्छा, आप उसके बाद आपने जो है ना ये भी बताना है कि मैंने दूसरे कंट्री में जो है ना, दूसरे कंट्री कह रहा हूँ, दूसरे सिटी में मूव होने का सोचा, मगर क्योंकि पॉलिटिकल ग्रुप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके जो है ना क्या कहते हैं क्रिमिनल विंग्स भी हैं उन पार्टियों के, तो इसलिए जो है ना पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में या कहीं पे भी जहाँ से आप अपने मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे जो है ना दूसरे सिटी में मूव होना जो है ना कोई फ़ायदे का काम नहीं, क्योंकि वो लोग आसानी से ढूंढ लेते हैं और मैं कैच कर लेते हैं। देखिए मैंने भी यहाँ पे यही लिखा हुआ है फ्रेंड, आप भी जो है ना इसी तरह अपना जो है ना डिटेल लिखिएगा, ताकि ये आपका जो है ना क्वेश्चन कवर हो जाएगा कि वो जो ना फ्रेंड जो सबसे जो इधर क्वेश्चन बोलते हैं ना जो इमिग्रेशन वाले पूछते हैं वो यही पूछते हैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछने के बाद कि भाई आपने दूसरे सिटी में क्यों नहीं मूव किया आपने, अगर आपको इतना मसला था। तो ये चीज़ लिखने से फ्रेंड आपका जो है ना ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा, वो फिर आपसे ये क्वेश्चन ही नहीं करेंगे कि आप दूसरे सिटी में क्यों मूव नहीं किया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि आई ट्राई टू मूव अनदर सिटी, मैंने कोशिश करी थी दूसरे सिटी में जाने के लिए, बट इन आवर कंट्री द पॉलिटिकल ग्रुप एंड हिज क्रिमिनल विंग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे फाइंड अस इजली, ठीक है। आप इसकी ये मैंने शॉर्ट लिख दिया, आप मज़ीद डिटेल भी लिख सकते हैं कि मैं जो ना एक सिटी से दूसरे सिटी गया, उधर मैं 2-4 महीने रहा, उधर भी मेरे को साथ मसले हुए सीरियस, कुछ भी मसले आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आपका ये हिस्सा भी कवर हो जाएगा। आगे आ जाए। अच्छा, यहाँ पे अब आपने बताना है कि आपके साथ जो है ना और मेजर क्या है प्रॉब्लम हुई। वन डे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, वन डे आई वॉज कमिंग वन डे आई वॉज कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। अब यहाँ पे मैं एक दिन जो है ना अपने ऑफिस से आ रहा था, मैं अपने बाइक में, कार में, आपने ये जिस बताना है कि मैं किस में आ रहा था, ठीक है, बाइक में, ये कार में, तो सम अननोन पर्सन दे अटैक मी, और यहाँ पे आपने जो डेट है और टाइम भी लिखना है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डेट और टाइम याद रख लीजिएगा, और ये डेट और टाइम शायद आपसे 3-4 दफ़ा जो है ना कुछ महीनों के बाद जब भी इंटरव्यू हो बार बार यही डेट्स और टाइम वो पूछेंगे आपसे, और जो है ना, और ये और यहाँ भी आ रही हैं जो डेट्स और टाइम, वो सबको आपने याद रखना है, ठीक है। तो अच्छा, ये आपने बताया कि भाई एक दफ़ा जो है ना मैंने फ्रेंड ये एग्जाम्पल बनाई है, अब आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, जो आपका जो केस है ओरिजिनल उस तरीके से, ठीक है। मैं एक दिन ऑफिस से आ रहा था तो कुछ अननोन पर्सन ने मेरे ऊपर अटैक किया, और ये टाइम था उतने बजे, ठीक है। आगे उन्होंने मेरे ऊपर फायर करी, मेरी गाड़ी के ऊपर या मेरी कार के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ फिर 10 पॉइंट ड्यू टू सीरियस इंजरी, मैं ज़ख्मी हो गया था या मेरे गोली लगी थी, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आई वेंट टू हॉस्पिटल डायरेक्ट फ्रॉम द लोकेशन, मैं उधर से डायरेक्ट जो है ना हॉस्पिटल चला गया। अच्छा फ्रेंड, याद रखिएगा कि आप जो है ना हॉस्पिटल से इधर से डायरेक्ट हॉस्पिटल चले गए, आप अगर आपके पास ये सहूलत है कि आप जो है ना कुछ प्रूफ दे सकते हैं कि भाई मेरे को गोली लगी थी, या देखें हाथ में हल्का फुल्का कहीं ज़ख्म है तो बता सकते हैं भाई ये 10 साल पहले ये गोली लगी थी, तो हॉस्पिटल से कोई आप लेटर वगैरह ले सकते हैं, अगर है कुछ इस तरह। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप बनवा सकते हैं। अगर आपको के साथ हुआ था, ये गोली वगैरह लगी थी, आपके साथ कहीं ज़ख्म हुआ था, आपके को किसी ने अटैक किया था, कोई छुरी मार दी, चाकू मारा था, कुछ भी किया था, तो आप बता सकते हैं कि भाई ये जो ना हॉस्पिटल वालों ने ये देखें रिपोर्ट बना के दी थी कि आपको इधर गोली लगी है, कुछ भी है, ठीक है। इस तरह की आपने वो प्रूफ रख लेना है साथ में। आगे आ जाए नंबर 11 आप। अच्छा, आपने ये बताया कि मैं उधर से डायरेक्ट हॉस्पिटल चला गया, या सम वन हेल्प मी, या मैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था तो किसी ने मेरी मदद करी मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने में, टैक्सी में या अपनी कार में, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने ये ऐसे ही लिखा है, सम वन हेल्प मी टू टेक मी टू द हॉस्पिटल विद इन टैक्सी और इज ओन का, कि किसी ने मेरे साथ हेल्प करी, टैक्सी में मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया या अपनी गाड़ी में। और टाइम भी आपने ज़रूर बताना है कि इस टाइम तक, अराउंड इस टाइम, यानी कि 5 बजे एक्सीडेंट हुआ, यानी कि आपके साथ अटैक हुआ, किसी ने अटैक किया, तो 5:30 तक जो है ना आपको कोई हॉस्पिटल के लिए रवाना हुआ कोई आपको। अच्छा, अब फिर आपने अपने जो ना हॉस्पिटल का नाम बताना है कि आपने किस हॉस्पिटल में आप गए, और किस हॉस्पिटल में जो गए आप किसी भी हॉस्पिटल में, उसका टाइम आप बताना है कि इस टाइम में उधर पहुँचे।
अच्छा, अब आपने डिस्क्राइब ट्रीटमेंट करना, यहाँ पे लिखना है कि आपके जब आप उधर गए तो हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट किया, क्या हुआ था आपके साथ, गोली लगी थी या जैसे मैं आपको पहले बताया चुका हूँ जो गोली लगी थी, छुरी वगैरह मारा था, चाकू में कुछ भी था आपके साथ, तो वो आपने डिस्क्राइब करना है कि भाई ये ट्रीटमेंट हुआ मेरे साथ, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद आपने बताना है कि आई ऑल्सो इन्फॉर्म माई वाइफ, अगर आप यानी कि आपने सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया, यहाँ पे सबसे पहले आपने किसको इन्फॉर्म किया। अगर वाइफ, अगर शादीशुदा वाइफ को, अंकल को, फादर को, अगर शादीशुदा नहीं है तो आपने अपने वालिद को इन्फॉर्म किया, मदर को, सिस्टर, ब्रदर, और कितने बजे किया ये भी आपने टाइम बताना है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। अगर आप जो है ना मैरिड हैं तो आप बता सकते हैं कि भाई मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया और इतने बजे फ़ोन किया था, ठीक है। सबसे पहले आपने किसको फ़ोन किया, ये फ्रेंड ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आप इसी तरह कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं तो याद रख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे भी होगा, वाइफ से भी होगा, ठीक है। आपसे वो पूछेंगे आपने सबसे पहले किसको फ़ोन किया, तो आपको याद होगा कि भाई मैंने वाइफ को फ़ोन किया, और आप बता सकते हैं कि मैंने कितने बजे फ़ोन किया, तो आप बता सकते हैं अंदाज़न 7 बजे फ़ोन किया। और याद रख लीजिएगा यही क्वेश्चन जो है ना आपकी वाइफ से, अगर आप क्या कहते हैं हस्बैंड और वाइफ जा रहे हैं यानी कि फैमिली के साथ कनाडा में जा रहे हैं रिफ्यूजी कैंप के लिए, तो यही क्वेश्चन पे जो है ना वाइफ से होगा। और याद रख लीजिएगा अलग-अलग कमरों में होंगे, अलग-अलग टाइम में हो सकता है आप लोगों से इंटरव्यू, वाइफ से भी यही क्वेश्चन करेंगे कि जो है ना आपके हस्बैंड ने आपके हस्बैंड के साथ ये वाक़या हुआ था, आपको याद है किस टाइम हुआ था, तो अब वो अगर आपको उनको भी तैयारी करानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये 5 बजे एक्सीडेंट हुआ था। वो अच्छा वो ये भी पूछेंगे आपसे कि अच्छा आपके हस्बैंड ने आपको जो है ना कहाँ से फ़ोन किया था, एक्सीडेंट वाली जगह से किया था, हॉस्पिटल से फ़ोन किया था। अब आपने आपकी वाइफ को पता होगा तो बताइए, अगर आपकी वाइफ ने बोल दिया कि भाई मेरे हस्बैंड ने मुझे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से फ़ोन किया था है, लेकिन आप तो बता रहे हैं कि मैंने तो हॉस्पिटल से फ़ोन किया, तो फिर यानी कि दोनों की स्टेटमेंट सेम होनी चाहिए। याद रख लीजिएगा, गलत ये आगे पीछे हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसी तरह क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 100% जेन्युइन चीज़ है, इसी तरह क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टाइम भी पूछेंगे, अच्छा आपके हस्बैंड ने किस टाइम आपको फ़ोन किया था हॉस्पिटल से, ठीक है। तो आपने बोला है 7 बजे, आपकी वाइफ बोल रही है 6 बजे, तो फिर ये भी चीज़ याद रख लीजिएगा अपने उन्हें, ठीक है। तो जिस तरह आपने अपनी तैयारी करनी है उसी तरह अपने अपनी वाइफ अगर साथ में तो वाइफ को भी तैयारी करानी है, ठीक है। अच्छा, आपने अपनी वाइफ से सबसे पहले क्या कहा, या आपने अगर वाइफ नहीं है तो फैमिली मेम्बर अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर से क्या बोला आपने, वो बताना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, फ़र्ज़ करें आप मैरिड हैं ये हैं, तो आपने जब आप फ़ोन किया तो नॉर्मली जो है ना आपकी वाइफ उस टाइम जैसे 7 बजे आपने फ़ोन किया, नॉर्मली आपकी वाइफ क्या कर रही होती है उस टाइम, ठीक है। खाना पका रही होती हैं, किचन में रेस्ट कर रही होती हैं, चिल्ड्रन बच्चों को पढ़ा रही होती है, कुछ भी जो भी काम कर रही होती है नॉर्मली आप बता सकते हैं अंदाज़ा वो ये काम कर रही होती हैं इस टाइम, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है ना वो ये क्या कहते हैं इमिग्रेशन वाले जो है ना फिर वाइफ से ही पूछेंगे कि भाई इस टाइम 7 बजे के करीब आप अक्सर क्या कर रही होती हैं, ठीक है, वो आपने ये बता देना है। या अगर वो जो है ना अगर आप अकेले हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो ये क्वेश्चन ही नहीं होगा, ठीक है। आप बता सकते हैं वालिद साहब इस टाइम घर पे होते हैं या ऑफिस में, जो भी फलाना उनका, ठीक है। क्योंकि आप अकेले हैं तो आपके लिए, जो अकेले होते हैं उनके लिए एक थोड़ी सी आसानी ये आती है कि उनका क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती। वाइफ हस्बैंड की तो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है ना, हस्बैंड से अलग क्वेश्चन करेंगे, वाइफ से अलग करेंगे और दोनों को मैच करा के देंगे। जो अकेले होगा उसको किससे मैच कराएंगे, उसी से बार बार क्वेश्चन कर सकते हैं ना। अच्छा, आपने जब अपनी वाइफ को या घर वालों को बताया तो वो हॉस्पिटल आए या नहीं आए, तो आपने वो बताना है कि भाई वो आए या हॉस्पिटल नहीं आए, ठीक है। अच्छा, व्हाट टाइम यू रिलीज फ्रॉम हॉस्पिटल, आप अच्छा आपका ट्रीटमेंट हो गया तो किस टाइम आप हॉस्पिटल से रिलीज़ हुए, उसी दिन हुए, 2 दिन बाद हुए, 3 दिन बाद हुए, वो आपने बताना है, डेट और टाइम याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, आप उसके बाद आपने ये बताना है कि जब आप हॉस्पिटल से रिलीज़ हुए या हॉस्पिटल के दौरान ये जब भी आपने पुलिस को रिपोर्ट करी, FIR दर्ज कराई या नहीं कराई, ठीक है, आपने वो बताना है। व्हाट टाइम, डेट, पुलिस रिपोर्ट, आपने उसका टाइम और याद रखना है, डेट और टाइम आपने किस टाइम जो है ना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, ठीक है। अच्छा, हु गो विद यू फॉर द रिपोर्टिंग, पुलिस में रिपोर्टिंग के लिए कौन आपके साथ गया था, आप गए थे, अकेले गए थे, आपके वाइफ भी साथ में गई थी, या वाइफ का कोई घर वाले गए थे, या आपकी मदर के साथ। याद रख लीजिएगा ये चीज़ भी आपसे भी क्वेश्चन होगा, वाइफ से भी होगा कि जो है ना आपके हस्बैंड किसके साथ गए थे ये पुलिस को रिपोर्ट कराने, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कि हस्बैंड कुछ बोल रहा है तो वाइफ कुछ बोल रही है, तो ये याद रख लीजिएगा, दोनों चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। अच्छा, पुलिस ने क्या कहा आपकी जो है ना ये रिपोर्टिंग के बारे में, और अगर आप बताएं कि भाई उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तहकीकात कर रहे हैं, जो भी आप बता सकते हैं अभी।
ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ें पुलिस यही बोलती है, हम तहकीकात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये बताते हैं कि भाई मैंने पुलिस रिपोर्टिंग नहीं कराई, तो वाई अपने रीज़न दे रहे हैं क्यों नहीं कराई, ठीक है। आप बता सकते हैं कि नहीं वो कुछ जो है ना पॉलिटिकल रीज़न की वजह से जो है ना बहुत मुश्किल हो रही थी एफआईआर वगैरह में, तो हम नहीं करा सके। इस तरह के आप कुछ भी रीज़न दे सकते हैं। उनको यहाँ पे जो है ना इमिग्रेशन वालों को पता है कि जो है ना थर्ड वर्ल्ड कंट्री में थोड़ा मुश्किल होती है जो है ना रिपोर्टिंग वगैरह करनी, तो आप कुछ भी रीज़न बता सकते हैं। और अगर रिपोर्टिंग जो है ना एफआईआर ने बनवाई है, तो याद रख लें फिर वो जो है ना उसको साथ में लगाना है इधर, ठीक है। अगर आपने बताया हाँ मैंने पुलिस में रिपोर्टिंग करी है, तो उसका भी सबूत देना है हमने इधर, ठीक है, याद रख ली गई थी। अच्छा, आप ये भी साथ में फिर आगे ये बता दें आप कितने दिन और कितने महीने या कितने दिन जो है ना आप बेड रेस्ट पर थे। अच्छा, उसके बाद फिर आपने ये बताना है कि आपने दोबारा जॉब कब से स्टार्ट करी, या अपना बिजनेस है तो कब से स्टार्ट किया। आपने डेट ऑन टाइम बताना है, ठीक है, कि इस दिन से मैंने दोबारा स्टार्ट किया। अच्छा, अपना टाइम और वो बताना है कि इस दिन से आपने दोबारा काम स्टार्ट कर लिया। और ये याद रखिएगा कि वाइफ से भी क्वेश्चन होगा कि भाई आपके हस्बैंड ने दोबारा जॉब कितने दिनों बाद स्टार्ट करी, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, तो सेम आंसर होना चाहिए आपकी भी और वाइफ की भी। अच्छा, आफ्टर आप उसके बाद आप जो है ना मज़ीद अपना केस को आगे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद दोबारा उन्होंने मेरे घर के ऊपर भी अटैक किया, ठीक है, घर के ऊपर भी फायरिंग करी। यहाँ पे आपने याद रखना है डेट और टाइम बतानी, ये डेट और टाइम इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आप को भी पता होना चाहिए, वाइफ को भी पता होना चाहिए, ठीक है। आप ये बता सकते हैं इसमें कि भाई मैं तो ऑफिस में था, मेरे घर पे अटैक हुआ, फायरिंग करी, तो मेरी वाइफ और बच्चे थे वो बहुत डर गए, सहम गई, ये वो रकम का, और उसका डेट और टाइम याद रख लेगा। और उसमें भी सेम यही जो है ना क्या कहते हैं बात होगी कि वाइफ ने सबसे पहले फ़ोन किसको किया, सही है, और वो टाइम क्या था, है। तो वाइफ बोलेगी मैंने सबसे पहले फ़ोन अपने हस्बैंड को किया और इस टाइम फ़ोन किया, या वाइफ ये बोलेगी मैंने सबसे पहले फ़ोन अपने घर वालों को किया और इस टाइम किया। तो याद रखिएगा, आपसे भी क्वेश्चन होगा, हस्बैंड से भी यही क्वेश्चन होगा, आपके जो है ना दोनों से यही क्वेश्चन होगा कि सबसे पहले किसको फ़ोन किया, तो एक जैसे आंसर होने चाहिए। अच्छा, अब आगे भी आप अपनी चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे आपके साथ बच्चों के साथ कोई वाक़या, तो आप बता सकते हैं कि भाई उन्होंने मेरे बच्चों को भी स्कूल से किडनैप करने की कोशिश करी, डेट और टाइम बता सकते हैं, ठीक है। फिर आगे आप अपना बता देंगे उस दिन से, फ्रॉम दैट डे आवर चिल्ड्रन इज नॉट गोइंग, मेरे बच्चे उस दिन से जो है ना स्कूल नहीं गए, क्योंकि मैं और वाइफ बहुत ज़्यादा जो है ना इसके लिए हुए थे, बहुत डर गए थे, बहुत परेशान थे कि भाई बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए, इसलिए मैं हमने जो है ना बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जब से, ठीक है। आगे फिर उसके बाद डिटेल। अच्छा फ्रेंड, इसके बाद आप और भी मज़ीद आपके साथ अगर कोई वाक़यात हुए हैं, केसेस हुए हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए कुछ केसेस जो लिखे हैं, ये सब को समझाने के लिए आप अपने पास से जो है ना अपने पास जो आपके रियल चीज़ें हुई हैं, आप उस तरह अपनी चीज़ें ऐड करते जाएँ इसमें। अच्छा, साथ में वन ऑफ माई ऑफिस फ्रेंड, मेरे एक ऑफिस दोस्त ने मुझे बोला कि भाई यहाँ पे तो बड़े मसले मसाइल हैं पाकिस्तान में, और तुम्हारा जो है ना केस बहुत एक्सट्रीम तक चला गया है, तुम जो है ना बेहतर यही है कि तुम मुल्क छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह आप करके बताइएगा कि आपके एक दोस्त ने बोला, आप बोल सकते हैं कि मेरे कोलीग ने बोला, मेरे एक रिश्तेदार ने बोला, कोई भी आप बता सकते हैं, अंकल ने बोला, वाइफ के घर वालों ने बोला कि भाई जो ना, और याद रखिएगा वो डेट भी बताएगा कि इस दिन जो है ना उन्होंने ये बोला, ठीक है। आपसे भी यही क्वेश्चन होगा, अगर वाइफ के घर वालों ने बोला है तो वाइफ के से भी यही क्वेश्चन होगा। अच्छा, भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था पाकिस्तान छोड़ने की या इंडिया छोड़ने की या बांग्लादेश छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मेरे ये दोस्त ने, अंकल ने या फ्रेंड ने या कोलीग ने बताया, तो अभी मेरे को जहन में आया और मैंने ये सोचा कि हाँ ये भी हो सकता है कि जो है ना यहाँ पे हालात बहुत तंग हो गए मेरे लिए, तो मैं जो है ना मुल्क छोड़ के चले जाऊँ कहीं बाहर, तो जो है ना अपने याद रखनी है वो डेट भी। अच्छा, उसके बाद आपने बताना है कि भाई 1 हफ्ते बाद या 10 दिन और 15 दिन बाद मैंने ट्रैवल एजेंट को या जो है ना ऐसे बंदे को ढूंढना शुरू किया जो हमें बाहर भेजे। तो आप फिर आपने डेट और टाइम बतानी है कि भाई फाइनली आई फाउंड वन ट्रैवल एजेंट, फाइनली मेरे को एक ट्रैवल एजेंट मिल गया जो कि जो है ना एग्री था मुझे यूरोप या कनाडा भेजने के लिए, ठीक है। आपने देखें यहाँ मैंने लिखा है ही वॉज एग्री टू सेंड मी और माई फैमिली टू यूरोप और कनाडा। याद रखिएगा खाली कनाडा नहीं लिखिएगा, ये लिखिएगा कि भाई मुझे और मेरी वाइफ को जो है ना एजेंट ने बोला था ठीक है हम आपको आपके फैमिली को जो है ना यूरोप या कनाडा भेज सकते हैं। और कितने में उन्होंने जो है ना 100,000 या 30 लाख रुपए डिमांड करी। अब ये डिपेंड करता है, 1 लोग थे 2 लोग थे, आप उसके हिसाब से फ्रेंड जो भी थे आप अपना लिख दीजिएगा कि भाई इतना डिमांड करी एजेंट ने, ठीक है। आप बताएंगे फिर कि भाई मैं एग्री था नहीं था, या मैंने कुछ निगोशिएशन करी, कुछ अमाउंट कम हो गया, 15 लाख हो गया, 20 जो भी है, 20 लाख हो गया, 30 जो भी है आपने बता देना है, उस हिसाब से लिख देना है।
फ्रेंड ये एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, आप इसको और बेहतर भी कर सकते हैं, ठीक है, या ये अगर ये बेहतर है तो इसको और भी फाइन अच्छा कर सकते हैं। फिर आपने बताने कि भाई ठीक है, आप एग्री हो गए, आपकी वाइफ भी एग्री हो गई, ठीक है। अच्छा, वेयर यू गेट दिस मनी, अब आपने ये बताना है कि आप ये जो 30 लाख में आपका जो ना तय हुआ एजेंट से, ये पैसे आपने कहाँ से हासिल किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप बताएंगे भाई कुछ मेरी सेविंग थी, कुछ वाइफ के जो है ना ये वाइफ के जेवरात थे, कुछ वाइफ के घर वालों ने सपोर्ट करी, कुछ इस तरह मेरे पैसे इकट्ठे हो गई है 30 लाख रुपए, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, ये मैंने कुछ आइडियाज़ हैं जो मेरे क्योंकि मेरे पास क्लाइंट आते रहते हैं, मुझे पता है किस तरह मैं, तो मैं वही आपके साथ मैंने शेयर किया, तो आपको भी पॉइंट्स बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको भी आसानी होगी शायद। मैंने भी जो बताया कि भाई वाइफ के जेवरात थे और जो है ना वाइफ के घर वालों को सपोर्ट करी, मैंने अपनी गाड़ी या बाइक थी वो बेची, कुछ ज़मीन थी ये वो फलाना वगैरह जो भी है, ये जो है ना क्या कहते हैं, आपने एक अमाउंट इकट्ठा कर लिया और एजेंट को दे दिया, ठीक है। अच्छा, वाइफ को भी और आपको भी दोनों को एजेंट का नाम पता होना चाहिए कि एजेंट का क्या नाम है, ठीक है। अच्छा, हाउ मैनी टाइम यू मीट द एजेंट, आप बता सकते हैं कि भाई एजेंट से आप कितनी दफ़ा मिले, 1 दफ़ा मिले, 2 दफ़ा, 10 दफ़ा, जब तक आप अपना मुल्क छोड़ नहीं दिया कितनी दफ़ा मिले, ठीक है। अच्छा, हाउ यू गेट द वीज़ा टू कम हियर, आप यानी कि कनाडा अगर आए हैं या यूरोप आए हैं, फर्स्ट पहले दुबई, पहले अपने मुल्क से फ़र्ज़ करें दुबई गए, दुबई से यूरोप आए या कनाडा आए, तो आप ये जो है ना इन जगहों के वीज़ा आपने कैसे लिया, या डायरेक्ट अपने मुल्क से डायरेक्ट कनाडा आए तो आपने वीज़ा कहाँ से लिया, ठीक है। तो आप बताएंगे सिंपल कि भाई मैंने तो एजेंट से लिया, ठीक है, और एजेंट ने सब कुछ करके दिया मेरे को ये सब चीज़ें, ठीक है। याद रखिएगा इसमें वो आपको बोलेगा ये फॉर्म आपने भरा है, तो याद रख लीजिएगा आपने सिंपल डिनाई करना है कि फॉर्म मैंने नहीं भरा, फॉर्म एजेंट ने भरा, ठीक है। याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ये याद रखिएगा कि जो है ना वीज़ा फॉर्म किसने भरा है, तो याद रखिएगा कि वीज़ा फॉर्म नहीं भरा है आप लोगों ने, वो एजेंट ने भरा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट के डिड योर वाइफ मीट थे, आपकी वाइफ भी एजेंट से मिली है, आप उसको बता सकते हैं कि हाँ भाई मिली है या नहीं मिली, हाँ या मिली है तो एयरपोर्ट पे मिली है तो टाइम और डेट भी बताना है, ठीक है, कि किस टाइम मिली है और क्या नहीं, ठीक है। अच्छा, व्हाट आप, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और यहाँ पे कि जब फर्स्ट टाइम आपकी वाइफ एजेंट से मिली तो आप एजेंट ने कौन से कलर की शर्ट पहनी हुई थी। अच्छा, ये कॉमन क्वेश्चन वो है फ्रेंड जो इधर मैंने लोगों से जो है ना गेट किए पॉइंट, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे भी होगा, हस्बैंड से भी, वाइफ से भी, और अकेले हैं तो फिर तो टेंशन ही नहीं, आप बार बार आपसे भी क्वेश्चन होगा तो आप याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। आप बता सकते हैं उसने वाइट शर्ट पहनी थी, वाइफ से भी क्वेश्चन, ऐसा ना हो वाइफ ने बोल दिया नहीं भाई उसने जो ना येलो शर्ट पहनी थी, फिर मसला हो जाएगा। और अकेला बंदा है तो बस वाइट याद रखे, तो हमेशा वाइट ही बोलता रहेगा कि वाइट पहनी, ठीक है। पैंट को बंदा या शर्ट को भी बोल भी सकता है भाई मेरे को अंदाज़ा हो रहा है कि वाइट थी, अंदाजन से भी आप बता सकते हैं कि अंदाजन वाइट थी, लाइट कलर था, लेकिन फर्स्ट टाइम मिले थे तो बंदे को थोड़ी बहुत चीज़ें याद होती हैं। अच्छा, फेस कलर कैसा था उसका, आप अच्छा फ्रेंड ये जो एजेंट के बारे में डिटेल है ना जो भी, ये आप जो ना इस तरह रख लीजिएगा जहन में कि आप कोई भी अपना एक काम कर लें, कोई एक दोस्त को जहन में ला लें, ठीक है, जिसको आप भी जानते हो, आपकी वाइफ भी जानती हो, अकेले हैं तो बस आप ही यानी कि जानती हो, और अगर जो है ना आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं जो रेफ्यूजी इधर कनाडा में, तो याद रखते हैं कि आप ऐसे कोई दोस्त को, ऐसे कोई जो है ना बंदे को आप जो है ना जहन में बैठा लें, आप और वाइफ, जिसको आप भी जानते हो, वाइफ भी जानती हो थोड़ा बहुत ना, ताकि आपको आपसे या वाइफ से तो कोई भी क्वेश्चन हो एजेंट के बारे में तो आप उस सेम चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। आप भी अब उस अपने दोस्त को जहन में ला के वो चीज़ें बता सकते हैं, हाँ भाई उसका कद ये है, ये फेयर कलर है, ब्लैक कलर है, वाइफ भी उसके बारे में डिटेल्स बता देगी, तो आप लोगों को ये आसानी रहेगी दोनों को एक ही जवाब देने में, वरना आगे पीछे हो जाएगा। नहीं आपकी वाइफ बोलिए नहीं उसका काला कलर था, आप बोलेंगे नहीं उसका फेयर कलर था, मसला हो जाएगा। बाल बड़े थे, उसके बाल छोटे थे, वो टॉल था और शॉर्ट कद था, जो है ना ये सब चीज़ें जो है ना नॉर्मल, वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता था, पंजाबी, सिख, उर्दू, इंग्लिश, जो भी है, सेम क्वेश्चन सेम आंसर होना चाहिए आपके भी और वाइफ की भी। अगर आप अकेले हैं तो आपके भी हर 2-3 इंटरव्यू में हर दफ़ा ये ना सेम क्वेश्चन आंसर होने चाहिए आपके, ठीक है, क्योंकि बार बार वो रिपीट करते हैं यही क्वेश्चन पूछ के आपसे। अच्छा, याद रख लें ये सब क्वेश्चन। अब फ्रेंड आप ये वीडियो संभाल के रख लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, इसको अपने पास सेव कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आप अगर जो मैंने बनाए हैं ना कुछ अभी, यही क्वेश्चन अगर आप फ्रेंड अच्छी तरह जो ना याद कर लेना, तो मेरे ख्याल में 70% तो यही क्वेश्चन आपको इसी आएंगे,
आपको जो है ना इंटरव्यू में, आपको जो है ना इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने जो है ना कितना आपने सही जवाब दिए, ठीक है। तो 90% तो यही क्वेश्चन होते हैं। तो आप इस वीडियो को फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, ताकि लोगों को, दूसरे लोगों को भी पता चले। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अच्छा वो मुझे याद आ गई ये चीज़ यहाँ पे फ्रेंड। बहुत से लोग फ्रेंड वीडियो बनाते हैं, मुझे एक तो समझ में नहीं आता लोग क्यों वीडियो बनाते हैं फ्रेंड, जो गलत चीज़ें बताते हैं लोगों को कि भाई ये इधर कनाडा में ये प्रोग्राम आ गया, ये प्रोग्राम आ गया, आप अप्लाई करें, और इस तरह की आसान फ्रेंड वीडियो बना देते हैं। लेकिन फ्रेंड वो किसी काम की नहीं होती, सिर्फ धोखा है, 2 नंबर ही है। और सारे के सारे वो जो एजेंट होते हैं या कंसल्टेंट होते हैं, वो जो है ना ये वीडियो बनाते हैं ताकि जो है ना हम किसी तरह बस जो है ना लोगों से पैसे ले लें। फ्रेंड इतना आसान नहीं है यहाँ पे ये जो है ना कनाडा में कि भाई ये नोवा स्कोशिया में जो ना ये पीएनपी प्रोग्राम निकला है, उन्होंने ये आसानी कर दिया, आइल्स भी नहीं मांगा है उन्होंने, कोई एजुकेशन नहीं मांगी है, बस आप अप्लाई करें। फ्रेंड सब धोखा है, कुछ भी नहीं है फ्रेंड। जो है ना जॉब्स कनाडा में लेबर की कमी है, लेकिन फ्रेंड जो 99% जो लेबर है ना वो कनाडा से ही पूरी होती है, ठीक है फ्रेंड। वो ऐसा नहीं होता यहाँ पे फ्रेंड कि जो है ना कोई इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोग को बुला रहे हैं भाई आ जाओ हमारे यहाँ काम करने, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 90% लेबर इधर ही मुल्क से पूरी होती है। और किससे पूरी होती है? जो लोग इधर आते हैं उन्हीं से पूरी करते हैं वो लोग, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है किसी को दूसरे मुल्क से बुलाना, और बहुत पैसा खर्च होता है इसमें, और कोई कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड ये बिल्कुल जो है ना गलत चीज़ें हैं, बिल्कुल 2 नंबर चीज़ें। नॉर्मल हाँ आप जो है ना, जैसे आपका जो है ना अच्छा आपकी एजुकेशन है, अच्छे आपके मार्क्स हैं, आपने आइल्स किया हुआ है, तो फ्रेंड आप जो है ना एक्सप्रेस एंट्री वगैरह के या जो है ना इस तरह पीएनपी के जो प्रोग्राम निकलते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड ये उस सूरत में ना जब आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपने अच्छे नंबर किए हुए लिए हुए, जैसे आपने जो BCS किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, आपने मास्टर किया हुआ है, आपने आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप जो है ना क्वालिफाइड नर्स हैं, इस तरह के कोई प्रोफेशनल अगर आपके पास डिग्री है, आप हाई एजुकेशन वाले हैं, IT एक्सपर्ट हैं, तो फ्रेंड आप ये सब चीज़ें काम की हो सकती हैं। लेकिन फ्रेंड जो नॉर्मली 60% जो लोग होते हैं वो इस तरह के एजुकेशन बैकग्राउंड के हामिल तो नहीं होते ना, तो वो बेचारे क्या करें। और लोग लेकिन ऐसे वीडियो बना देते हैं कि बस ये तो बहुत आसान हो गया। फ्रेंड अगर ये आसानी इस तरह होती तो आधी से ज़्यादा दुनिया कनाडा में ही मौजूद होती सारी इस वक्त। तो फ्रेंड ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता नहीं लोग ये वीडियो क्यों बनाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। लोगों को पैसा कमाने के लिए, धोखा देने के लिए लोगों को बनाते हैं कि बस लोग किसी तरह जो है ना पैसा दें और जो है ना उनसे ये जो है ना ये काम करवाने, और फ्रेंड आप पैसा दे के जो है ना उनसे बोलें कि भाई हमारे लिए ये अप्लाई कर, तो होगा ही नहीं फ्रेंड। ये तो होता ही नहीं है यहाँ पे। पता नहीं क्यों लोग वीडियो बनाते हैं। चलो फ्रेंड आगे चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। अच्छा फ्रेंड अब ये बताएं, अच्छा ये हो गया कि वो किस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ करता था नॉर्मली, उसका लहजा क्या था। अब जैसे फ़र्ज़ करें, जैसे आपसे पूछेंगे अच्छा वो जो नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करता था उसका लहजा क्या था, अब आप बताएंगे वो जो है ना ज़्यादातर पंजाबी यूज़ करता था, या ज़्यादातर वो सिख की ज़बान यूज़ करते थे, ज़्यादातर इंग्लिश। अच्छा वाइफ से पूछा तो वाइफ अलग बता रही, नहीं वो तो उर्दू ज़बान बोलता था, नहीं वो तो पठान ज़बान बोलता था। याद रखिएगा एक ही चीज़ होनी चाहिए दोनों की, ठीक है। अच्छा आप व्हाट टाइम यू रीच द एयरपोर्ट, आप किस टाइम एयरपोर्ट पहुंचे, टाइम और डेट आपको भी याद होनी चाहिए, वाइफ को भी याद होनी चाहिए, आप अकेले हैं तो आपको भी पक्की याद होनी चाहिए। अच्छा आप किस तरह एयरपोर्ट पे गए, आप टैक्सी पे गए या किसी बंदे ने आपको छोड़ा, याद रख लीजिएगा वो चीज़ भी आपको ही पता होनी चाहिए। आपके साथ आप फैमिली के साथ हैं तो वाइफ को ही पता होनी चाहिए। अच्छा किस टैक्सी का क्या कलर था, याद रख लीजिएगा ये आपसे और वाइफ को ही पता होना चाहिए। नॉर्मली अगर हो गया तो वो याद, वरना आप क्वेश्चन कर लिया तो ठीक, वरना याद रख लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं, कभी नहीं भी पूछते। लेकिन बाकी क्वेश्चन जो फ्रेंड जो है वो मैंने आपको वही बताएं जो तकरीबन 80-90% जो है लोगों से पूछते हैं, वही है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एजेंट आपके साथ था या नहीं, ठीक है। जब आपने उधर ट्रैवल किया और टैक्सी में घर से या जहाँ से भी आप एयरपोर्ट पहुँचे तो एजेंट आपके साथ था या नहीं था, ठीक है। अच्छा व्हाट टाइम एजेंट का, अगर आप वो नहीं था तो किस टाइम वो एजेंट एयरपोर्ट पे आया, ठीक है। वो आपको बताएंगे कि भाई आप उसको बताएंगे कि एजेंट ने कहा था इस टाइम एयरपोर्ट पर पहुँचो, मैं ही पहुँचूंगा, मैं तो मेरे को उधर से साथ लेके जाऊंगा, या मैं उधर आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, वीज़ा दूंगा, जो भी दूंगा आप बता देना आपने कि भाई इस टाइम भी वो एयरपोर्ट पर आया, ये था फलाना का, कौन सी फ्लाइट थी और जो है ना कौन सी एयरलाइन थी, याद रख लीजिएगा। ये आपको ही पता होना चाहिए, वाइफ को ही पता होना चाहिए, वही इस एयरलाइन से हम आए इस टाइम। और डेट और टाइम, ये फ्रेंड ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, डेट और टाइम ये सारे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट और टाइम बदलने नहीं चाहिए। अच्छा फ्रेंड यही जो है ना ये फ्रेंड
वो सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है ना 70-80% क्वेश्चन इसी में से होते हैं, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, ये यहाँ आप एयरलाइन में बैठ गए, ठीक है। विच एयरलाइन, कौन सी एयरलाइन थी, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फ्लाइट टाइम, आपका फ्लाइट टाइम क्या था, ठीक है। अब आपको भी याद होना चाहिए, भाई को भी याद होना चाहिए, और जो है ना अब इस तरह उसके बाद अब आप कनाडा आ गए, फिर आप फ्रेंड अपनी नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो सारी आप नीचे इसी तरह पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। आप फ्रेंड याद रखिएगा, ये चीज़ आपने कंप्यूटर पे ही लिखनी है, ताकि जो है ना साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में रहे, कुछ मसला ना हो। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो वैसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हर एक के समझ में आ जाएगा। फ्रेंड इसी तरह आपने सारे पॉइंट्स लिख लें, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स जो मैंने आपको बताएं। फ्रेंड आप इसी तरह अपना BOC फॉर्म कंप्लीट करें नीचे तक, और अपने जो ना फ्रेंड अब इसके बाद रह क्या गया, इसके बाद ये रह गया ना कि फ्लाइट टाइम था, मैं फ्लाइट ले ली, अब उसके बाद जो है ना इधर से 2-3 घंटे से होता हुआ इधर पहुंच गया, या डायरेक्ट पहुंच गया इधर, ठीक है। अभी इस एयरपोर्ट पे निकला, उतरा, यहाँ पे मैंने एयरपोर्ट पे सलाम कर दिया, ख़त्म बात। ये तो यही चीज़ है, यहीं तक आपने बताना है, फिर यहाँ से तो उनको पता ही है हमारे पास आ गया वो बंदा वो, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ तक के पॉइंट लिखे हैं। फ्रेंड याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट, ये वो पॉइंट हैं जो कि आपका 90% आपके से जो इमिग्रेशन वाले क्वेश्चन करेंगे वो आपको इसी में से कवर कर लेंगे, हो जाएंगे सारे, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका जो मैंने आपको बताया, समझ लें आपका केस, अगर आपने ये अच्छी तरह याद कर ली, ये डेट्स, ये टाइम, इस तरह के क्वेश्चन आंसर आपने, आपके अगर वाइफ के साथ आ रहे हैं तो वाइफ को भी ये सब चीज़ें अच्छी तरह बताएं, दोनों मिलकर तैयारी करें फ्रेंड। इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा, आप लोग इधर आके असाइलम करेंगे, इंशाल्लाह असाइलम भी अप्रूव होगा, बहुत जल्दी होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बस फ्रेंड जो है ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा, साथ में अगर फैमिली के साथ हैं तो आसानी होगी आप लोगों को। फैमिली के साथ जब फ्रेंड आप जब आते हैं ना, फैमिली और बच्चे वगैरह के साथ, तो असाइलम में थोड़ा आसानी भी होती है, लेकिन मुश्किल भी होती है। मुश्किल सिर्फ इस हद तक होती है क्वेश्चन आंसर तक। क्वेश्चन आंसर अगर आपने और वाइफ ने दोनों ने मिल के तैयारी कर ली तो फ्रेंड कोई मसला नहीं है। बच्चे साथ में होते हैं तो इधर बहुत आसान है फ्रेंड, 90% होता है कि वो दे देते हैं जो है ना यहाँ पे इमिग्रेशन लोगों को, तो इमिग्रेशन कह रहा हूँ, असाइलम दे देते हैं फैमिली को कि भाई ये तो फैमिली इधर आ गई कंप्लीट है, इसको तो अब यहीं पे रहना, यहीं पे तो आसानी से मिल जाता है उनको। तो फैमिली के साथ अगर आप आएंगे तो आपके लिए अच्छा चांस भी है फ्रेंड, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको आसानी से मिल जाएगा। फैमिली के साथ आने में आसानी से ये लोग जो ना उनको असाइलम दे देते हैं, लेकिन क्वेश्चन की हद तक थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन तो फ्रेंड आपके ऊपर है, आप जितनी तैयारी कर लेंगे तो आसान है। लेकिन याद रखिएगा यही क्वेश्चन 80-90% यही क्वेश्चन आएंगे जिस तरह मैंने आपको बताया। इसी तरह फ्रेंड आप अपनी जो है ना तमाम डिटेल लिखें ताकि आपको याद रहे, फिर वाइफ से भी बोलें कि वो भी जो है ना पढ़ती रहे, आप उसके बाद जॉब वगैरह कर रहे हैं जो भी, लेकिन आपने ये चीज़ें बार बार हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा रिपीट कर ली है ताकि आपको भी वाइफ को भी याद रहे। फिर मेरे को अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि भाई इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह बनाई जाती हैं। फ्रेंड इस तरह की BOC के ऊपर या इस तरह के क्वेश्चन आंसर के ऊपर पहले किसी ने वीडियो तो बनाई नहीं, लोग असल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते नहीं हैं, अजीब व गरीब फेक वीडियो बनाते रहते हैं कि भाई इस तरह आ जाओ, इस तरह आ जाओ, इस तरह आ जाओ, पैसे कमाने के तरीके बताते रहते हैं बस, कि भाई किसी तरह वो जो ना लोग, हम कंसल्टेंट हैं, हमारे थ्रू जो ना वीज़ा अप्लाई कर लो, ये प्रोग्राम है, ये PNP प्रोग्राम है, इधर आ जाओ। फ्रेंड ये सब धोखा है, आसान नहीं है, ये सब मैंने आपको बताया सिर्फ उनके लिए जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है, ठीक है। चलिए फ्रेंड मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।